नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं शिवसेना को लेकर। जी हां, देखिए, महाराष्ट्र में अभी सबसे बड़ा मुद्दा वो है शिवसेना को लेकर। सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, आखिरकार शिवसेना का असली सिकंदर कौन होगा, धनुष और बाण किसके हाथ में जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई लगातार यहाँ पर आन बान और शान की है, लड़ाई यहाँ पर ये पहचान की है। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प 8 दिसंबर को होने वाला है कि आखिरकार ये शिवसेना किसकी होगी। मैं आपको सबसे पहले विस्तार से जानकारी देना चाहूंगी। 2 महीने से लगातार शिवसेना का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये हुंकार भरी जा रही है कि वही असली शिव सैनिक है। एकनाथ शिंदे 40 बागी विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के से अलग हो गए। ये वही एकनाथ शिंदे है जो उद्धव ठाकरे की राइट हैंड माने जाते थे, और वही एकनाथ शिंदे 40 बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद दिया एकनाथ शिंदे को और डिप्टी सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। लगातार मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि कैसे ये मामला शुरू हुआ था। और उसके बाद एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते रहे कि मेरे पास विधायकों का नंबर ज़्यादा है, विधायकों का आंकड़ा ज़्यादा है। लगातार उनकी तरफ से यही कहा गया कि मैं ही असली शिव सैनिक हूँ। क्यों वो लगातार ये बात कह रहे थे? क्योंकि उनकी तरफ से एक बात कही जा रही थी कि बाला साहिब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना का गठन किया था, उन बाला साहिब ठाकरे के जो एजेंडा है हिंदुत्व वाला, उसको सिर्फ मैं ही आगे लेकर जा रहा हूँ, यानी कि एकनाथ शिंदे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करती चलूँ उद्धव ठाकरे के बारे में, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरे पिता यानी कि बाला साहिब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था, तो विरासत के तौर पर शिवसेना की कमान, शिवसेना की बागडोर मुझे मिलनी चाहिए। यानी कि लगातार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे इसी चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वही असली शिव सैनिक है। लेकिन तब विधानसभा में सबसे बड़ी बैठक हो रही थी, तब वहाँ पर एकनाथ शिंदे ने रोते बिखलते हुए कहा था कि मैं किसी लालच के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आया, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। यानी कि उनका साफ कहना था कि उद्धव ठाकरे अपने जो इरादे से भटक गए हैं, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था और उनका एकमात्र यही कहना था कि अगर उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो हम हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया था और उनको साफ कहा था कि मैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। इस तरीके से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी था। लेकिन अब जो तीसरा नाम सामने उभर कर आ रहा है वो आ रहा है राज ठाकरे के बारे में। क्यों राज ठाकरे के बारे में आ रहा है? क्योंकि राज ठाकरे के अंदर छवि देखी जा रही है बाला साहिब ठाकरे की। क्योंकि बाला साहिब ठाकरे लगातार एक ही चीज़ कहते थे कि मैं किंग मेकर हूँ, मैं किंग नहीं हूँ। वो उनकी तरफ से साफ एक चीज़ कही जाती थी कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। इसी तरीके से राज ठाकरे भी कहते हैं कि मैं किंग मेकर हूँ, किंग नहीं हूँ। उनकी तरफ से भी कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की गई कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो अब लगातार जो जनता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ना उद्धव ठाकरे ना एकनाथ शिंदे, बल्कि ये बागडोर मिलनी चाहिए तो राज ठाकरे को, क्योंकि राज ठाकरे के अंदर बाला साहिब ठाकरे की छवि देखने को मिल रही है। इन सबसे इतर अगर मैं बात करती चलूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए लगातार बहुत सारी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि अपना पलड़ा झाड़ते हुए क्या किया कि अपनी गेंद को डाल दिया चुनाव आयोग के पाले में और कहा कि अब चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला सुनाएगा। चुनाव आयोग ने भी ना कोई सुनवाई की, ना कोई कार्रवाई की। उनकी तरफ से भी ये हुआ कि उन्होंने शिवसेना के नाम और सिंबल को दोनों को फ्रीज कर दिया और उसके बाद कहा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपना कोई नया नाम बताए और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से आवंटित किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग पर तंज कसा और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि आखिरकार चुनाव आयोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, आखिरकार चुनाव आयोग शिवसेना के नाम और सिंबल को कैसे फ्रीज कर सकता है, क्योंकि शिवसेना से उनकी आन बान और शान सब कुछ जुड़ी हुई है। तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी लगातार यही कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर पक्षपात किया है। कैसे पक्षपात किया है? तब उद्धव ठाकरे ने अपना नया नाम बताया था, तब चुनाव आयोग ने उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था और हूबहू वैसा ही नाम एकनाथ शिंदे की तरफ से भी आगे किया गया। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने मेरी नकल की है, एकनाथ शिंदे की तरफ से जो नाम लिया गया है वो मेरा नाम था, लेकिन चुनाव आयोग ने पक्षपात किया है और उद्धव और एकनाथ शिंदे का साथ दिया है। तो इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई।
पहले माना जा रहा था कि 29 नवंबर को अब बड़ा फैसला हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक जज वहां पर मौजूद नहीं था, तो ये सुनवाई अब टाल दी गई है 8 दिसंबर पर। अब सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार 8 दिसंबर को क्या कुछ होगा। आखिरकार 8 दिसंबर को ये बड़ा फैसला किसके पक्ष में जाएगा। लगातार जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये फैसला आ सकता है। उद्धव ठाकरे के का ये पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर देखिए उद्धव ठाकरे की जीत हो जाती है तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि ईडी की सरकार गिर जाएगी, और अगर ईडी की सरकार गिर गई तो उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में उसके बाद भूचाल देखने को मिलेगा। अगर ये फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तो देखिए उद्धव ठाकरे के हाथ अभी भी दोनों हाथ खाली है, और उसके बाद क्या होगा, जो एकमात्र उनकी उम्मीद बनी हुई थी अपनी पार्टी को लेकर, शिवसेना को लेकर, वो भी खत्म हो जाएगी। अभी उद्धव ठाकरे लगातार जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन सब के साथ अपना यहाँ पर गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो एक समय में किसी भी ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कभी बात नहीं करते थे, और खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी उन पर यह आरोप लगाया था। शरद पवार की तरफ से भी कहा गया था कि मैंने खूब समझाया है उद्धव ठाकरे को, लेकिन वो ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं के साथ जाकर बातचीत नहीं करते हैं। एकनाथ शिंदे ने भी एक समय में इस चीज़ को लेकर जिक्र किया था, और अब वही उद्धव ठाकरे ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि अब उद्धव ठाकरे लगातार इसी कोशिश में है कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर वो एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में आए। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उनमें वो कितने सफल होते हैं और कितने नहीं। एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूँगी एकनाथ शिंदे की तरफ। तो एकनाथ शिंदे के जो 740 बागी विधायक आए थे वो इसी लालच से आए थे कि उन्हें कोई मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट में कोई जगह दी जाएगी। लेकिन तब पहला कैबिनेट विस्तार हुआ, तब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को कैबिनेट में जगह दी, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उनमें से सिर्फ कुछ ही विधायकों को जगह दी थी। यानी कि उन तमाम विधायकों की तरफ से अब नाराज़गी जग जाहिर है, उन लोगों की तरफ से साफ साफ नाराज़गी जाहिर की जा रही है, और अब उनकी तरफ से ये कहना है कि अब हमारी नज़रें बनी हुई है दूसरे कैबिनेट विस्तार पर, कि कब दूसरा कैबिनेट विस्तार हो और कब हमें जगह मिले। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें दूसरे कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिलती है तो क्या वो तमाम बागी विधायक एक बार फिर से मातोश्री का रुख कर सकते हैं? क्या वो तमाम बागी विधायक एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है? क्या एक बार फिर से वो उद्धव ठाकरे का साथ दे सकते हैं? तो अपने आप में ये बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन देखिए अभी जो शिवसेना का मुद्दा गरमाया हुआ है, अब मैं अपनी साथी कशिश से इस चीज़ को लेकर एक बड़ा सवाल करना चाहूँगी और उनसे साफ साफ पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि शिवसेना किसकी होनी चाहिए, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे? देखिए बहुमत के हिसाब से लगातार यहाँ पर बातें की जाती है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि बहुमत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी संविधान की बात होती है तो जब भी चुनाव होता है तो बहुमत ही देखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर बात करें तो उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे को तो विरासत में मिली है। अगर आपको विरासत में मिली है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ज़िंदगी भर ही उस पर काम करते रहे। आप ये देखिए कि आपके जो विधायक थे वो कितना परेशान थे, वो पहले अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं कर पाए थे और यहाँ पर अपनी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की, जिसका रास्ता कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे बनते नजर आए। तो यहाँ पर आप एकनाथ शिंदे को लगातार बदनाम करने में लगे हैं कि वो यहाँ पर धोखेबाज निकले, उन्होंने बगावत कर दी। आप ये देखिए कि वो लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी पार्टी में से कोई एक ऐसा नेता हो जो हमारे लिए स्टैंड कर सके, वो एकनाथ शिंदे हुए। तो यहाँ पर अगर अभी देखा जा रहा है, यानी कि जो हम लोग चाहते हैं या फिर जो बीजेपी पार्टी चाहती है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं शिवसेना अपने हाथ में ला सकते हैं, यानी कि चुनाव चिन्ह अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से वो अभी भी कोशिशों में लगे हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगी, उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर वो होते, आमने सामने वाला होता, ऋतुजा लटके के सामने कोई होता, तो शायद यहाँ पर उद्धव ठाकरे को पता चल जाता कि वो कितने मजबूत है। अब बीएमसी चुनाव होंगे, बीएमसी चुनाव में अगर हार का सामना उद्धव को करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी या उनके समुदाय का एंड फिर तब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर।
तो देखिए बीएमसी चुनाव में भी आखिरकार ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे कितने मजबूत है और कितने नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का बीएमसी पर 1.5 दशकों से भी ज़्यादा कब्जा रहा है और उद्धव ठाकरे अभी भी लगातार इसी चीज़ को लेकर हुंकार भर रहे कि अगर आज ही चुनाव हो जाए तो आज भी मेरी ही जीत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसी चीज़ को लेकर दावे किए जा रहे कि इस बार 150 पार। तो भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे लगातार दावे कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवसेना किसकी, बीएमसी पर किसका कब्जा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।